तो पीछे से अंजलि मल्होत्रा कॉरिडोर में चल के आ रही थी। अंजलि आंटी तेज चलते हुए सबके पास आईं और कहा, आप में से किसी को भी अनिका के मामा के हॉस्पिटल बिल की चिंता करने की जरूरत नहीं है और ना ही अनिका के फ्यूचर की। अंजलि के ये कहने के बाद सब लोग कुछ पल के लिए सिर्फ अंजलि को देखते रहे। अनिका के मुंह से ना सुनते ही सबको एक बहुत बड़ा झटका लगा, खासकर कुणाल को। कुणाल, जिसने अभी अभी अनिका के लिए सबको खामोश कर दिया था, उस अनिका ने कुणाल को रिजेक्ट कर दिया था। कुणाल के चेहरे के एक्सप्रेशंस अचानक बदल गए। उसके ईगो पर बहुत बड़ा वार हुआ था। कुणाल की आंखों में साफ नजर आ रहा था कि उसके सिर पे खून सवार है। कुणाल ने अपनी एक मुट्ठी इतनी जोर से दीवार पर दे मारी कि पास टंगी पेंटिंग नीचे गिर गई। कुणाल ने चिल्लाते हुए अनिका से पूछा, क्या मतलब कि तुम मुझसे शादी करना नहीं चाहती? तुम मुझे रिजेक्ट कर रही हो? अनिका ने बिना डरे कुणाल से साफ साफ कह दिया, तुम्हें एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने का सवाल ही नहीं उठता। मैं कभी तुम्हारे बारे में सोच भी नहीं सकती। तुम मेरे लिए इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते। ये बात सुनते ही कुणाल ने लॉबी में रखा गमला जोर से पटक कर तोड़ दिया। मौका देखते ही मनीषा दौड़कर कुणाल के पास आई और उसे शांत करते हुए कहने लगी, देख ली इसकी असलियत। मुझे पता है ये ऐसा क्यों कह रही है। सबके सामने शादी से मना करके ये हमें दिखाना चाहती है कि ये तुम्हारे पीछे नहीं पड़ी, बल्कि तुम इसके पीछे पड़े हो। जरूर ऐसा करने के पीछे भी इसकी कोई बहुत बड़ी प्लानिंग होगी। कामिनी, जो जमीन पर गिरी थी, वो भी गौतम का सहारा लेकर उठी। मनीषा की हाँ में हाँ मिलाते हुए कामिनी ने कहा, माँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। भला इसकी क्या औकात कि ये कुणाल को मना करे। एक लड़की जिसकी समाज में कोई औकात नहीं, कोई इज्जत नहीं, जो शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो चुकी हो और एक नाजायज बच्ची को अपने साथ लेकर घूम रही हो, भला उसकी क्या चॉइस हो सकती है? अगर कोई लड़का तुम्हारा हाथ थामने के लिए तैयार हो रहा है तो इसे तुम अपनी किस्मत समझो, और अगर लड़का कुणाल जैसा हो तो समझ लो कि तुम सपना देख रही हो। कामिनी अब कमल डोगरा के पास जाकर कहने लगी, अंकल, मैंने कहा था ना आपसे, ये लड़की बहुत चालबाज है। ये जानबूझकर ये सारा दिखावा कर रही है। मगर आप फिक्र मत कीजिए, मैं कुणाल को समझाऊंगी और इसका भूत उसके सिर से उतार कर रहूंगी। कामिनी की बात सुनकर कुणाल ने गुस्से से कामिनी से कहा, कामिनी, तुम बीच में मत बोलो प्लीज। कीप योरसेल्फ आउट ऑफ दिस। कुणाल ने दबी आवाज में बड़े गुस्से से अनिका से पूछा, और फिर तुम चाहती क्या हो? What do you want? कुणाल की बातों का जवाब देते हुए मनीषा ने कहा, भिखमंगी है ये, माँ की भिखमंगी बेटी। पैसा ही मांगेगी और क्या। अभी इसका भिखमंगा परिवार भी आया था हमारे घर भीख मांगने। उसके मामा हॉस्पिटल में हैं और उनका बिल भरने के लिए इनके परिवार के पास पैसे नहीं है। अरे जब पैसे नहीं है तो जीकर करेंगे क्या? मर जाने दे उन्हें। मनीषा की इस बात पर अनिका को बहुत गुस्सा आया। अनिका मनीषा की बात का एक करारा जवाब देना चाहती थी, मगर वो जवाब दे उससे पहले कॉरिडोर के दूसरी तरफ से एक आवाज आई, किसने कहा हमारे खानदान के पास बिल भरने के पैसे नहीं है? सबने जब मुड़कर देखा तो पीछे से अंजलि मल्होत्रा कॉरिडोर में चल के आ रही थी। अंजलि आंटी तेज चलते हुए सबके पास आईं और कहा, आप में से किसी को भी अनिका के मामा के हॉस्पिटल बिल की चिंता करने की जरूरत नहीं है और ना ही अनिका की फ्यूचर की। अंजलि के ये कहने के बाद सब लोग कुछ पल के लिए सिर्फ अंजलि को देखते रहे। कमल डोगरा अंजलि आंटी को गौर से देखने लगे। वो अंजलि आंटी के थोड़ा पास जाकर बोले, मिसेस मल्होत्रा, आप यहाँ? कमल डोगरा के मुंह से मिसेस मल्होत्रा का नाम सुनकर गौतम और मनीषा हैरान हो गए। कुणाल को यकीन नहीं हो रहा था कि अभी अभी वो जिनके साथ अपना नाम जोड़कर अनिका को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था, वही मिसेस मल्होत्रा अनिका के बचाव में बोल रही थी। मिसेस मल्होत्रा को देखते ही कमल डोगरा ने बड़ी रिस्पेक्ट के साथ पोलाइटली रिक्वेस्ट की, वेल मिसेस मल्होत्रा, मुझे पता नहीं था कि आप मनाली में पधारी हैं। मैं कई दिनों से आप लोगों से मिलने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या मैं थोड़ी देर आपसे बात कर सकता हूँ? अंजलि ने अपना राइट हैंड ऊपर करके कमल डोगरा को आगे कुछ भी बोलने से रोक दिया और कहा, आई एम सॉरी, मैं यहाँ किसी बिजनेस मीट के लिए नहीं आई। दिस इज माई फैमिली टाइम। इतना कहकर अंजलि आंटी अनिका के पास गईं और अपने दोनों हाथ अनिका के कंधे पर रखकर बोली, एंड शी इज माई फैमिली। सालों में ऐसा पहली बार हुआ था कि मनाली में किसी ने अनिका की साइड लेकर बात की हो। अंजलि आंटी ने अनिका के गाल पर हाथ रखकर कहा, बेटा तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने कहा था ना तुमसे कि आज मैं तुम्हें एक खास मेहमान से मिलवाना चाहती हूँ।
और खास मेहमानों को इतना वेट करवाना अच्छी बात नहीं है। अंजलि आंटी ने खास शब्द पर कुछ ज्यादा ही जोर डाला था, जिससे बाकी खड़े लोग सोच में डूब गए कि आखिर ऐसा कौन खास आदमी था जिससे मिसेस मल्होत्रा अनिका को मिलाना चाहती हैं। अंजलि ने अनिका से कहा, अब चलो बेटा, देर मत करो। जैसे ही अंजलि और अनिका चलने लगे, सामने खड़े लोग बस उन दोनों को फटी आंखों से देख रहे थे। वो लोग ये तक भूल गए कि वो अनिका और अंजलि का रास्ता रोक कर खड़े थे। अंजलि ने सबको रिक्वेस्ट करते हुए बड़े पोलाइटली कहा, प्लीज नाउ विल यू एक्सक्यूज अस। जैसे ही अनिका और अंजलि कॉरिडोर में आगे चलने लगे, अनिका ने देखा कि ठीक सामने रोहित मारवा खड़ा था। रोहित को वहां देखते ही कमल डोगरा, कुणाल डोगरा और गौतम का परिवार ये समझ गया था कि मिसेस मल्होत्रा जिस खास इंसान से अनिका को मिलवाना चाहती थी, वो और कोई नहीं बल्कि मारवा इंडस्ट्रीज का इकलौता वारिस रोहित मारवा था। कामिनी ये देखकर ईर्ष्या से झुलस गई थी। उसने इतनी जोर से अपनी मुट्ठी कसी कि उसकी उंगलियों के लंबे नाखून टूट गए। कॉरिडोर के एक तरफ जब ये सब कुछ चल रहा था, तब रिया और आर्यन चुपके से 3rd फ्लोर और 2nd फ्लोर के बीच में स्टेयरकेस पर जाकर बैठ गए। रिया ने अपने चेहरे से टॉवल से बनाया हुआ स्कार्फ हटाया और अपने फनी सनग्लासेस भी उतार दिए। जब आर्यन ने अपनी बहन रिया का चेहरा देखा, तो रिया का चेहरा पसीने से भीग चुका था। आर्यन समझ चुका था कि रिया ने उसे अंदर जाने से रोकने के लिए बहुत मेहनत की थी। आर्यन ने रिया से पूछा, क्या मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आऊं? रिया ने पसीना पोंछते हुए आर्यन से कहा, अभी कहीं मत जाओ, थोड़ी देर हमें यहीं चुप कर रहना होगा, तब तक मैं सोचती हूँ कि आगे क्या प्लानिंग करनी है। रिया और आर्यन बातें कर रहे थे। तभी रिया को ऐसा लगा जैसे उनकी बातें कोई पीछे खड़े होकर सुन रहा था। रिया और आर्यन ने धीरे से मुड़कर पीछे देखा। स्टेयरकेस की पहली सीढ़ी पर सनी खड़ा खड़ा कांप रहा था। सनी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सनी ने कोई भूत देख लिया हो। रिया और आर्यन को एक साथ देखकर सनी की सांसें जम गई थीं। ऐसा लग रहा था मानो सनी को मिर्गी का दौरा पड़ा हो। थोड़ी देर तक तीनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर जब थोड़ी देर बाद सनी की सांसें नॉर्मल होने लगी, तब आर्यन ने सनी से पूछा, चाचू क्या मैं आपके लिए भी पानी लेकर आऊं? कांपती हुई आवाज में सनी ने जवाब दिया, मेरा शक सही था, आर्यन दो है, दो आर्यन है। आर्यन और रिया एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें पता था कि उनकी चोरी पकड़ी गई थी और अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। तभी रिया को एक तरकीब सूझी। उसने सनी से कहा, देखो चाचू, अब आपको सब कुछ पता चल ही गया है, तो मैं आपको सब कुछ साफ साफ बता दूं। मैं एक ही हूँ और मेरा नाम आर्यन है, लेकिन मैं अपनी क्लोन बना सकता हूँ। मेरे अंदर कुछ सुपर पावर्स हैं। रिया की ये बात सुनकर सनी ने तुरंत जवाब दिया, देखो, हो सकता है कि तुम मुझे बेवकूफ समझते हो, लेकिन मैं पागल नहीं हूँ। कोई सुपर पावर्स नहीं होते हैं, मैं जानता हूँ। और तुम आर्यन की क्लोन कैसे हो सकती हो? तुम एक लड़की हो और तुम्हारी बातों से ये भी पता चलता है कि तुम काफी चालाक हो। तुम आर्यन की क्लोन नहीं हो सकती। मैं अभी जाकर रोहित भैया को बताता हूँ कि आज मुझे आर्यन के साथ साथ उनकी बेटी भी मिल गई है। ये कहकर सनी ऊपर की ओर स्टेयरकेस चढ़ने लगा। आर्यन और रिया उसे रोकने की कोशिश करने लगे। आर्यन ने सनी का पैंट जोर से पकड़ लिया और कहने लगा, सनी चाचू प्लीज ऐसा मत कीजिए, मेरी बात तो सुनिए, आप समझने की कोशिश कीजिए। मगर सनी आर्यन की कोई बात सुनने के मूड में नहीं था। सनी जैसे ही 3rd फ्लोर की आखिरी सीढ़ी तक पहुंचा, उसे पीछे से आवाज आई, फॉलो माय ऑर्डर। अगर तुम ये चैंपियनशिप जीतना चाहते हो तो तुम्हें वही करना होगा जो तुम्हारा कैप्टन चाहता है। सनी आगे बढ़ते हुए रुक गया। उसने जब सीढ़ियों के नीचे खड़ी रिया की ओर देखा, रिया की आंखों की चमक देखकर सनी समझ गया, स्वीट एंजल यानी कि उसकी गेम गुरु और कोई नहीं बल्कि स्टेयरकेस के उस तरफ खड़ी प्यारी सी लड़की जिसकी शक्ल हूबहू उसके भतीजे से मिलती थी, वही है। अपने गुरु की आवाज सुनकर सनी ने रिया से पूछा, क्या तुम ही स्वीट एंजल हो? रिया ने अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रख दिए और आंखों में कॉन्फिडेंस के साथ सनी को ऑर्डर करते हुए बोली, हाँ मैं ही स्वीट एंजल हूँ, और गेम हो या रियल लाइफ, मेरे प्लेयर्स मेरे बनाए रूल्स तोड़ें या मेरी प्लानिंग के मुताबिक ना चलें, ये मुझे पसंद नहीं। सनी दौड़कर सीढ़ियां उतरा और रिया के हाथ पकड़कर चूमने लगा। सनी आर्यन और रिया को पूछने लगा, ये सब क्या हो रहा है? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? प्लीज कोई मुझे पिंच करो। अगर ये सपना है तो मुझे प्लीज जगा दो, क्योंकि अब मुझे डर लगने लगा है।
रिया ने सनी का हाथ पकड़कर उसे बिना पूछे काट लिया। सनी जोर से चिल्लाया, हाँ हाँ, दिस इज रियल, दिस इज रियल। अपने हाथ को झटकते हुए सनी ने रिया से पूछा, अब मुझे ये तो समझाओ कि ये सब क्या है और ये सब भैया को बताने से क्यों रोक रहे हो तुम मुझे? आर्यन ने सनी को सीढ़ियों पर बैठाया और उसे समझाने लगा, जरा सोचो, अगर आपने डैड को सब कुछ बता दिया और डैड को पता चल गया कि रिया की मॉमी मेरी मॉम है, तो डैड क्या करेंगे? ये सुनकर सनी बिल्कुल चौंक गया। उसने आर्यन से पूछा, इसका मतलब ये कि वो मिस सनी का गुलेरिया वही तुम दोनों की माँ है? ये सुनते ही सनी समझ गया कि क्यों दोनों बच्चे नहीं चाहते थे कि उनकी असलियत किसी को पता चले कि वो एक नहीं बल्कि दो हैं। दोनों बच्चों की अकल को दाद देते हुए सनी ने दोनों को सैल्यूट किया, फिर दोनों की प्लानिंग के लिए तालियां बजाने लगा। तभी रिया ने अपनी उंगली लिप्स पर रखकर सनी को शोर मचाने से रोक लिया। सनी ने अपनी हंसी कंट्रोल की और आवाज कम करते हुए रिया और आर्यन के लिए अपलॉड करने लगा। 5 साल पहले जब रोहित मारवा आर्यन को घर ले आया था तो सब हैरान रह गए थे। अचानक रोहित ने आकर सबसे कहा कि आर्यन उसका बेटा है। जब लोगों ने उसे पूछने की कोशिश की कि आर्यन की माँ कौन है, तो रोहित ने किसी की बात का कोई जवाब नहीं दिया और सबसे कह दिया कि वो आर्यन की माँ का नाम इस घर में नहीं सुनना चाहता, ना ही किसी को उसके बारे में कोई जानने की जरूरत है। रोहित की उम्र भले ही कम थी, मगर उसकी काबिलियत के कारण मारवा खानदान के लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे और कुछ हद तक रोहित से डरते भी थे। उसका लिया गया फैसला, चाहे वो बिजनेस हो या पर्सनल लाइफ, मारवा खानदान के लिए लगभग आखिरी फैसला हुआ करता था। मगर रोहित की बातों से इतना तो साफ था कि आर्यन की माँ ने रोहित के साथ जरूर कुछ ऐसा किया था जो रोहित किसी को बताना नहीं चाहता था और ना खुद ही भूल पा रहा था। रिया ने सनी के कंधों पर हाथ रखकर बड़े प्यार से पूछा, चाचू, क्या तुम हमारा ये छोटा सा सीक्रेट अपने तक नहीं रख सकते? रिया की रिक्वेस्ट सुनकर किसी भी इंसान का दिल पिघल जाता। सनी का भी पिघल गया था, मगर उसके सामने बार बार रोहित का चेहरा आ रहा था। उसने रिया से कहा, मगर मैं ये इतनी बड़ी बात भैया से कैसे छुपा सकता हूँ? अगर उन्हें पता चला कि मैंने इतनी बड़ी बात उनसे छुपाई है तो फिर पता नहीं मेरा क्या होगा। पिछली बार जब रोहित भैया ने मेरा एक छोटा सा झूठ पकड़ लिया था तो 7 दिन तक मुझे अपने घर वापस भेज दिया था। जरा सोचो, मैंने इतने दिन तक ना एक गेम खेली ना मोबाइल की ओर देखा। बस मेरा मन ही जानता है मैंने अपने घर पर वो दिन कैसे गुजारे थे। मुझे समझने की कोशिश करो, अगर इतनी बड़ी बात मैं भैया से छुपाता हूँ और अगर उन्हें कहीं से पता चल गया कि मैंने ये बात उनसे छुपाई है तो समझ लो रोहित भैया मुझे हमेशा हमेशा के लिए मेरे घर वापस भेज देंगे। फिर ना तुम मेरी गेमिंग गुरु होगी और ना मैं तुम्हारा फैन, ना मेरे पास मोबाइल रहेगा और ना ही मेरी गेमिंग की दुनिया। ये ख्याल आते ही सनी फिर से कांपने लगा। कांपती हुई आवाज में सनी रिया और आर्यन से कहने लगा, मुझे माफ करना, मैं इतनी बड़ी बात रोहित भैया से नहीं छुपा सकता। सनी की ये बात सुनते ही रिया ने अपनी आवाज और अपना टोन बदलते हुए सनी से कहा, ठीक है, फिर इस साल की चैंपियनशिप में टीम में किस किस को लेना है इसके बारे में मुझे भी सोचना होगा। जानते हो ना इस बार की चैंपियनशिप कितनी मजेदार होने वाली है। सनी के लिए गेमिंग चैंपियनशिप किसी सोल्जर को दिए गए मिशन से कम नहीं थी। रिया की दी हुई धमकी ने सनी को सोचने पर मजबूर कर दिया था।